गर्लफ्रेंड की बगल में लाल बाल हो गए। रात में उसमें से बिजली की आवाज भी आने लगी। उत्सुकतावश मैंने उसके सोते समय चुपके से उन्हें शेव कर दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बालों के नीचे एक चिप लगी हुई थी। मैंने चिप को बाहर निकाला और अंदर की जानकारी पढ़ी, जो और भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। अंदर 30 गीगाबाइट से ज्यादा का क्लाउड डेटा था और क्लाउड में उसकी दूसरों को चूमते हुए तस्वीरें भरी पड़ी थी। उस पल मुझे पता चल गया कि अब उसके साथ सख्ती से पेश आने का समय आ गया है, वरना वो सोचेगी कि मैं सिर्फ एक मामूली डिलीवरी वाला हूँ। सोचती है कि उसके अमीर दोस्त की दौलत उसे बचा लेगी। ठीक उसी समय मेरी खिड़की के बाहर एक गंदी तंग गली में 10 काली रोल्स रॉयस फैंटम खड़ी थी। काले सूट में दर्जनों बॉडीगार्ड बारिश के बाद कीचड़ भरे मैदान पर सीधे खड़े थे। नेता, एक बूढ़ा आदमी, जमीन पर जमा पानी की परवाह किए बिना मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसके पीछे दर्जनों काले सूट वाले बॉडीगार्ड एक साथ एक घुटने पर बैठ गए। कंपन से आसपास के पुराने घर हल्के से हिलते हुए महसूस हुए। बूढ़ा सेवक हुबो शेन परिवार के 36 सेनापतियों के साथ। युवा मास्टर शेन मो का उनके पद पर वापस स्वागत करता है। मैं दरवाजे पर खड़ा था, नीचे देख रहा था, मेरे पैरों पर झुके हुए सभी लोगों को, और ठंडे स्वर में कहा, अंकल बो, 3 साल हो गए। मेरी परीक्षा आज रात खत्म हो जानी चाहिए, है ना? आज रात सी समय पर परीक्षा समाप्त हो जाएगी। यह वो चीज है जो चेयरमैन ने मुझे आपको देने के लिए दी है। अंदर शेन परिवार के समूह की सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक है, ड्रैगन पैटर्न वाला ब्लैक गोल्ड कार्ड और वैश्विक संपत्ति हस्तांतरण के लिए गुप्त दस्तावेज। इस पल से शेन समूह की दुनिया भर में 13,000 कंपनियां, 3 खरब का वर्किंग कैपिटल, साथ ही शेडो निजी गार्ड्स यूनिट जिससे हर कोई डरता है। सब कुछ अकेले युवा मास्टर शेन मो की कमान में होगा। 3 साल पहले परिवार द्वारा तय की गई शादी को अस्वीकार करने के लिए शेन मो गुस्से में घर से भाग गया था। उसके पिता ने उसके सभी पैसे बंद कर दिए, सिर्फ एक वाक्य छोड़कर, जब तुम पैसे का महत्व समझ जाओगे तब वापस आना। अब अपनी गर्लफ्रेंड को देखकर वो आखिरकार समझ गया। उसे अपनी आंखों के सामने किसी और को चूमते हुए देखकर वो सब कुछ समझ गया। शेन मो ने कार्ड रख लिया, उसकी आंखों से आखिरी गर्मजोशी भी गायब हो गई। उसकी जगह एक ऐसी तीक्ष्णता ने ले ली थी जिसे सीधे देखना मुश्किल था। बो, मेरे लिए एक काम करो। युवा मास्टर, कृपया आदेश दे। शेन मो एक पल के लिए रुका। उसकी नजर दूर रोशनी से जगमगाते अमीर इलाके पर पड़ी। लियू रुयान और ये यू वही थे। उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान उभरी। ये परिवार के पूरे व्यावसायिक ढांचे की जांच करो और ये भी पता लगाओ कि लियू रुयान कल कहाँ जाएगी। मैं उनके लिए एक वापसी का तोहफा तैयार करूंगा। बो कांप गया। उसने शेन मो की आंखों में एक उफनती हत्यारी आभा देखी जो एक दिव्य लहर की तरह थी। आदेश स्वीकार है युवा मास्टर। ये परिवार जियांग चेंग शहर में सिर्फ एक दूसरे दर्जे का परिवार है जिसकी संपत्ति 10 अरब से ज्यादा नहीं है। इस बूढ़े सेवक की राय में जांच करने की कोई जरूरत नहीं है। बस सुबह तक उन्हें दिवालिया करने का आदेश देना ही काफी है। नहीं, वो बहुत आसान होगा। मैं उन्हें देखने दूंगा कि जिस हर चीज पर उन्हें गर्व था वो धीरे धीरे कैसे ढह जाती है। ये कहकर शेन मो कार में बैठ गया। काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ा, एक विशाल काले सांप की तरह जो चुपचाप उस जुगी बस्ती से निकल रहा था। कार के अंदर शेन मो चुप था और उसने एक सैटेलाइट फोन उठाया। स्क्रीन जल उठी। बैंक से एक संदेश आया, प्रिय सम्मानित श्री शेन मो, आपका 8,888 खाता अनफ्रीज कर दिया गया है। वर्तमान उपलब्ध शेष 1 खरब युआन है। शेन मो ने अनगिनत शून्यों की लंबी कतार को देखा और उदासीनता से स्क्रीन बंद कर दी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। खेल शुरू हो चुका था। जियांग चेंग शहर की सुबह, सूरज की रोशनी धुंध की पतली चादर से छनकर आ रही थी। ये यू के लिए आज का दिन अच्छा था। पिछली रात उसने न केवल स्कूल की ब्यूटी क्वीन लियू रुयान को सफलतापूर्वक जीत लिया था, बल्कि लियू रुयान के हारे हुए पूर्व प्रेमी का बुरी तरह अपमान भी किया था। इस तरह की शारीरिक और मानसिक संतुष्टि ने उसे दोपहर तक आनंदित रखा। जब वो 3 मीटर चौड़े बिस्तर से जागा, डार्लिंग, उठ गए। असली रेशम के नाइट गाउन में लियू रुयान एक कॉफी कप लिए हुए थी। वो अंदर आए, उसका चेहरा संतुष्टि से लाल था। पिछली रात का जुनून और इस हवेली की विलासिता ने उसे पूरी तरह से भुला दिया था। उस आदमी को जो उस रात बारिश में दर्द से रो रहा था। ये यू ने कॉफी का एक घूंट लिया। उसने लियू रुयान को धीरे से चुटकी काटी और गर्व से अपनी भौहें उठाई। तुम हमेशा से वो 718 कार चाहती थी, है ना? आज हम उसे खरीदने जा रहे हैं। इसे हमारी सगाई का तोहफा समझो। सच में डार्लिंग, तुम सबसे अच्छे हो। लियू रुयान आश्चर्य से चीखी और येयू की बाहों में कूद पड़ी। उसने उसे एक मीठा चुंबन दिया। हालांकि 718 पोर्श का केवल एक एंट्री लेवल मॉडल था, लेकिन उसके दोस्तों के बीच ये उसके लिए 1 साल तक दिखावा करने के लिए काफी था। जियांग चिंग पोर्श सेंटर, शहर के सबसे शानदार 4S शोरूमों में से एक के रूप में यहाँ की सजावट बेहद भव्य थी। हवा महंगे इत्र की महक से भरी थी। प्रदर्शनी हॉल विभिन्न लग्जरी कारों से भरा था, हर एक को कलाकृति की तरह चमकाया गया था। जब ये लियू रुयान को बाहों में लिए हॉल में दाखिल हुआ तो कई सेल्स पर्सन तुरंत उत्साह से उनका स्वागत करने आए। ये यू ने सिर से पांव तक डिजाइनर कपड़े पहने थे। उसकी कलाई पर सोने की रोलेक्स घड़ी चमक रही थी। एक नजर में ही पता चल रहा था कि वो एक बड़ा ग्राहक है। भारी मेकअप वाली एक महिला सेल्स पर्सन ने अपने कूल्हे मटकाए और स्वागत करने आई। मिस्टर ये, आप आ गए। आज आप कौन सा मॉडल देखना चाहेंगे? कल ही एक नई लाल 911 आए हैं। यह आपके रुपए के लिए एकदम सही है। ये यू ने अपने बगल में लियू रुयान की ओर इशारा किया। एक अमीर आदमी के अंदाज में, आज मैं इस खूबसूरत महिला के लिए कार देखने आया हूँ। हमें 718 दिखाओ। जरूर सर, इस तरफ आइए। लियू रुयान ने ये यू का हाथ पकड़ लिया। आसपास की ईर्ष्या भरी नजरों का आनंद ले रही थी। उसने अपना फोन भी निकाला और शोरूम में लग्जरी कारों के साथ सेल्फी लेना शुरू कर दिया, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए तैयार।
तस्वीरें तैयार, वो तैयार, कैप्शन भी सोचा हुआ था, एक नई जिंदगी की शुरुआत। धन्यवाद मेरे प्यारे मिस्टर। ये ठीक उसी पल हॉल का स्वचालित दरवाजा फिर से खुला। काले रंग के कैजुअल सूट में एक नौजवान अंदर आया। उसके कपड़े सादे थे, कोई स्पष्ट लोगो नहीं था, लेकिन अगर कोई पारखी नजर से देखता तो वो जो कपड़े पहने था वो एक शीर्ष इतालवी दर्जी द्वारा हाथ से सिला गया गोल्डन फ्लीस कलेक्शन था। एक सूट की कीमत शोरूम की आधी कारें खरीदने के लिए काफी थी। वो युवक लंबा और सुंदर था, उसकी चाल सहज और आरामदायक थी। उसने धूप का चश्मा पहना हुआ था, उसकी आंखें नहीं दिख रही थी, लेकिन उसके पूरे शरीर से एक आभा निकल रही थी, एक ठंडी और शाही आभा जिसने भीड़ भाड़ वाली लॉबी को तुरंत शांत कर दिया। वो शेन मो था, लेकिन कल रात के आराम के बाद और अंकल हु द्वारा तैयार किए गए शानदार लुक के साथ वो अब पहले वाले डिलीवरी बॉय से बिल्कुल अलग इंसान लग रहा था। उसने दरवाजे पर मौजूद लोगों को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि वो किसी लग्जरी कार में नहीं आया था, और झिझकते हुए सेल्सपर्सन को भी वो सीधे शोरूम के बीच में दो प्रदर्शनी प्लेटफार्मों की ओर चला गया। वहाँ दुकान की दो सबसे खास कारें खड़ी थी, जिन्हें लाल रेशम से घेरा गया था। एक सफेद पोश 918 स्पाइडर थी और दूसरी एक भविष्यवादी दिखने वाली लंबोर्गिनी वेनेनो। सर कृपया ज्यादा करीब न जाएं। एक तीखी आवाज आई। शेन मो रुक गया। बोलने वाली वही महिला सेल्सपर्सन थी जो येयू और लियू रुयान की सेवा कर रही थी। उसने अभी शेन मो पर एक नजर डाली थी और पाया कि हालांकि वो आदमी सुंदर था, वो जाना पहचाना नहीं था और उसके पास कोई ब्रांडेड घड़ी या गहने नहीं थे, तो उसने अनजाने में उसे उन छोटे मोटे इंटरनेट सेलिब्रिटीज की श्रेणी में डाल दिया जो दिखावे के लिए तस्वीरें लेने आते हैं। इस तरह की कारें सभी लिमिटेड एडिशन हैं। अगर पेंट खरोंच गया तो तुम इसका खर्च नहीं उठा पाओगे। महिला सेल्सपर्सन ने अपनी आंखें घुमाई। हालांकि उसने सर शब्द का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसके लहजे में तिरस्कार भरा था। वहाँ एक मुफ्त कॉफी जोन है, या तुम दरवाजे पर मैन के साथ तस्वीरें ले सकते हो। इस तरफ की हलचल सुनकर कार देख रहे लियू रुयान और ये यूं मुड़े, क्योंकि शेन मो ने धूप का चश्मा पहना हुआ था। उसका हेयर स्टाइल बदल गया था और उसका व्यक्तित्व भी बहुत बदल गया था। पहली नजर में लियू रुयान उसे पहचान भी नहीं पाई। उसे बस लगा कि इस आदमी का साइड प्रोफाइल जाना पहचाना है। बिना किसी कारण के उसका दिल एक धड़कन छूट गया। आजकल के गरीब लोग अपनी औकात नहीं जानते। क्या इस तरह की कारें ऐसे लोगों के देखने के लिए हैं? लियू रुयान ने कहा, यह उसी तरह का आदमी है, बस सोशल मीडिया पर अमीर बच्चे होने का दिखावा करने के लिए तस्वीरें लेना चाहता है। असल में उसकी जेब में कुछ भी नहीं है। शेन मो ने अपना धूप का चश्मा उतारा, जिससे उसकी बर्फीले तालाब जैसी गहरी आंखें सामने आई। उसने महिला सेल्सपर्सन को नहीं देखा, बल्कि उसकी नजर सबको पार करते हुए सीधे लियू रुयान और ये यू के चेहरों पर जाकर टेकी। उस पल माहौल जैसे जम सा गया। लियू रुयान की मुस्कान उसके चेहरे पर जम गई। उसकी आंखों की पुतलियां बुरी तरह सिकुड़ गई, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। शेन, शेन मो, वो चिल्लाई। उसकी आवाज तीखी और विकृत थी। ये कैसे हो सकता है? क्या यह वही शेन मो है जो कल कीचड़ वाले पानी से केक उठा रहा था? सामने खड़ा आदमी एक शाही अंदाज और तीखी नजर वाला था। उसके पूरे शरीर से एक दमनकारी आभा निकल रही थी, जिससे उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। यह उसकी यादों के उस आदमी से बहुत अलग था जो हमेशा सिर झुकाता रहता था, जो 5 रुपए के लिए कुछ भी करने को तैयार था और दूसरों के सामने झुक जाता था जैसे कि वे अलग अलग प्रजाति के हों। क्या ये शेन मो है? ये यू भी हैरान था। उसने शेन मो को सिर से पांव तक देखा, फिर जोर से हंस पड़ा। हाँ 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 हाँ, मैं सोच ही रहा था कि तुम जाने पहचाने क्यों लग रहे हो। तो ये तुम हो बच्चे? क्या अपनी किडनी बेचकर नए कपड़े खरीदे और यहाँ सुंदर दिखने आए हो? ये यू शेन मो के सामने आया और उसे थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन शेन मो ने थोड़ा सा सिर झुकाकर बचा लिया। अपने गंदे हाथों से मुझे मत छुओ, शेन मो ने सपाट लहजे में कहा। ये यू का हाथ हवा में ही रुक गया। वाह, आजकल तुम्हारा रवैया बहुत बढ़ गया है। शेन मो, तुम क्या दिखावा कर रहे हो? ये पोर्ट सेंटर है, यह वो गांव नहीं है जहाँ तुम खाना पहुँचाते हो। इस नकली सूट पर जरूर बहुत पैसा खर्च हुआ होगा। क्या तुम यहाँ किसी अमीर बूढ़ी औरत को फंसाने आए हो? जब महिला सेल्स पर्सन ने सुना कि वो एक डिलीवरी बॉय है, तो उसकी आंखों में तिरस्कार और भी स्पष्ट हो गया। वो तुरंत आगे बढ़ी। उसने शेन मो का रास्ता रोका और बड़े दरवाजे की ओर इशारा किया। सर कृपया अभी निकल जाइए। हम यहाँ अव्यवस्थित कपड़े पहने लोगों का स्वागत नहीं करते, और हम उपद्रवियों का तो बिल्कुल भी स्वागत नहीं करते। शेन मो ने नीचे देखा। उसने अपने 3 मिलियन के कस्टम मेड सूट को देखा। तुम्हारी जैसी नजर सिर्फ उस तरह की घटिया एंट्री लेवल कारें बेचने के लिए ही उपयुक्त है। ये कहकर उसने उस 718 की ओर इशारा किया जिसे लियू रुयान देख रही थी। तुम किसे गाली दे रहे हो? महिला सेल्स पर्सन गुस्से से बेकाबू हो गई। गार्ड, गार्ड कहाँ है? इस उपद्रवी गरीब को यहाँ से बाहर निकालो। ये यूं चिल्लाया, ऐसे अभिनय कर रहा था जैसे वो यहाँ का मालिक हो। आवाज सुनकर कुछ गार्ड दौड़े आए। उनके हाथों में रबर के डंडे थे। वे शेन मो को ऐसे घूर रहे थे जैसे वे उसे खा जाएंगे। लियू रुयान पास में खड़ी देख रही थी। उसके दिल में एक अजीब सी संतुष्टि थी। चाहे तुम कैसे भी बदलो, तुम असल में एक कंगाल ही हो। यहाँ केवल पैसे वाले ही राजा होते हैं। शेन मो, जिद्दी होना बंद करो। जल्दी से दफा हो जाओ। यहाँ खुद को शर्मिंदा मत करो। तुम यहाँ की कार का एक पहिया भी नहीं खरीद सकते। शेन मो ने आसपास के गार्डों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी जेब से वो काला ड्रैगन पैटर्न वाला कार्ड निकाला और उसे 2 उंगलियों के बीच पकड़ा और हवा में लहराया। मैं कार खरीदने आया हूँ। मैनेजर को बुलाकर कार खरीदोगे? कार? एक घटिया कार्ड लेकर ब्लैक कार्ड सदस्य होने का नाटक कर रहे हो? इस तरह के 9.9 युआन के मुफ्त शिपिंग वाले स्टिकर कार्ड से तुम सिर्फ प्राइमरी स्कूल के बच्चों को ही बेवकूफ बना सकते हो, और तुम मैनेजर को बुलाना चाहते हो? क्या तुम इसके लायक हो? महिला सेल्स पर्सन भी हंसी। सर, नाटक करना बंद कीजिए। अगर तुम इस शोरूम में सबसे सस्ते कार का एक पहिया भी खरीद सको, तो आज मैं अपनी ये ऊंची एड़ी की सैंडल खा लूंगी। अच्छा? शेन मो के होंठ हल्के से मुड़े, और ठीक उसी पल मैनेजर के ऑफिस का दरवाजा अचानक से खुला।
नीले सूट में एक अधेड़ उम्र का आदमी लड़खड़ाता हुआ बाहर भागा। कुछ देर पहले जब उसने सीसीटीवी में वो कार्ड देखा था तो वो लगभग अपनी कुर्सी से गिर ही गया था। एक अनुभवी लग्जरी कार मैनेजर के तौर पर उसे एक शीर्ष अरबपति पत्रिका में इस तरह के कार्ड की तस्वीर देखने का सौभाग्य मिला था। वो बैंक द्वारा जारी किया गया कोई ब्लैक कार्ड नहीं था, बल्कि एक पौराणिक कार्ड था। सुप्रीम ड्रैगन कार्ड, जिसका इस्तेमाल वैश्विक फिल्म और टेलीविजन उद्योग के एक टाइकून परिवार के भीतर किया जाता था। कार्डधारक देश के सबसे अमीर लोगों में से था। रुको, अभी रुको, मैनेजर दौड़ते हुए चिल्लाया, क्योंकि वो बहुत तेजी से दौड़ रहा था। उसका पैर सीढ़ियों पर मुड़ गया, लेकिन उसने दर्द की परवाह नहीं की। वो गिरते पड़ते भीड़ में घुसा, सामने खड़े गार्डों को धक्का दे दिया। उस महिला सेल्स पर्सन को भी। महिला सेल्स पर्सन धक्के से लड़खड़ा गई। इससे पहले कि वो संभल पाती, उसने देखा कि हमेशा घमंडी रहने वाला मैनेजर अब पसीने से लथपथ, पीला पड़ा हुआ और झुका हुआ था। उसने अपने दोनों हाथों को अपनी पैंट पर जोर से पोंछा, फिर कांपते हुए हाथ शेन मो की ओर बढ़ाए। आप, मिस्टर शेन, मुझे नहीं पता था कि कोई सम्मानित अतिथि आने वाला है। आपका स्वागत न कर पाने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं सचमुच मौत के लायक हूँ, सचमुच मौत के लायक हूँ। मैनेजर की आवाज कांप रही थी। पूरा शोरूम सन रह गया। ये यू की मुस्कान उसके चेहरे पर जम गई, जबकि लियू रुयान का मुंह खुला का खुला रह गया। वो महिला सेल्स पर्सन तो जैसे बिजली का झटका लगने से वहीं जम गई थी। क्या हो रहा है? ये डिलीवरी बॉय एक महत्वपूर्ण अतिथि है। शेन मो ने मैनेजर का हाथ नहीं पकड़ा। उसने सिर्फ उसे ठंडी नजर से देखा। पास खड़ी महिला सेल्स पर्सन की ओर इशारा करते हुए उसने कहा कि वो ये जूता खाएगी। मैनेजर एक पल के लिए रुका, फिर तुरंत समझ गया। वो मुड़ा और महिला सेल्स पर्सन के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़, थप्पड़ की गूंज पूरे हॉल में फैल गई। अंधी हो क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर शेन का अपमान करने की? जल्दी से घुटने टेककर मिस्टर शेन से माफी मांगो और फिर अपना जूता खाओ। मैनेजर चिल्लाया। महिला सेल्स पर्सन थप्पड़ से स्तब्ध थी। वो अपना चेहरा पकड़कर जमीन पर गिर पड़ी, कांप रही थी। शेन मो ने उसे देखा तक नहीं। वो सीधे लैम्बोर्गिनी वेनेनो की ओर चला गया। उसने कार की बॉडी पर धीरे से थपथपाया। ये वाली मैं ले रहा हूँ, और वो 918 भी, और वो वाली भी। ये सारी कारें मैं सब खरीद रहा हूँ। इन्हें यूनडिंग तियांगोंग होटल भेज दो। सर, सारी। मैनेजर को लगा जैसे उसका दम घुट रहा है। इन सभी कारों की कुल कीमत लगभग 200 मिलियन है। कार्ड स्वाइप करो। शेन मो ने ब्लैक कार्ड दिया और पीओएस मशीन ने एक लंबी रसीद छापी। पूरा शोरूम सन था। केवल ये यू और लियू रुयान के चेहरे कागज की तरह सफेद थे। उनके शरीर बेकाबू होकर कांप रहे थे। उन्होंने शेन मो की राजसी बीट को देखा और उनके दिलों में एक अभूतपूर्व भय पैदा हो गया, जैसे आसमान गिरने वाला हो। बीप, तारांकन, भुगतान सफल। यह इलेक्ट्रॉनिक सूचना कब्रिस्तान जैसे शांत पोस्ट शोरूम में गूंजी, जैसे परमाणु विस्फोट के बाद शून्य तक की उल्टी गिनती हो। पीओएस मशीन ने एक लंबी पर्ची छापी। वो पैसे की ताकत का फैसला था। मैनेजर ने कांपते हाथों से वो रसीद पकड़ी। भुगतान राशि 161 मिलियन 186,000। पूर्ण भुगतान, कोई किस्त नहीं, कोई ऋण नहीं, बस कुछ ही सेकंड में डेटा का आदान प्रदान। उसने तुरंत सिर उठाया। शेन मो को देखने वाली उसकी नजरें अब किसी इंसान को नहीं देख रही थी, बल्कि धरती पर चलते फिरते धन के देवता को देख रही थी। उसने इस उद्योग में 20 साल काम किया था। अमीर बच्चों की दूसरी पीढ़ी को सब्जियों की तरह कारें खरीदते देखा था, लेकिन उसने कभी किसी को लिमिटेड एडिशन सुपरकार को पत्ता गोभी की तरह खरीदते हुए नहीं देखा था। बिना टेस्ट ड्राइव के बस इशारा किया और खरीद लिया। एक असली सुपर टाइकून। अत्यधिक उत्साह के कारण मैनेजर की आवाज तीखी और कर्कश हो गई थी। उसने झुककर सम्मानपूर्वक ब्लैक कार्ड और पर्ची वापस दी। शेन मो ने लापरवाही से कार्ड लिया, पर्ची पर नजर तक नहीं डाली, जैसे कि उसने अभी अभी लगभग 200 मिलियन नहीं, बल्कि सिर्फ 200 रुपये स्वाइप किए हों। वो मुड़ा, उसकी नजर मैनेजर के पार चली गई और कोने में जमीन पर गिरी महिला सेल्स पर्सन पर जा टिकी। जूता अभी भी वही है। शेन मो की आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें एक ऐसी ठंडक थी जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। मैनेजर पूरी तरह से चौंक गया। वो तुरंत महिला सेल्स पर्सन पर चिल्लाया, क्या तुमने नहीं सुना मिस्टर शेन ने क्या कहा? तुम खुद खाओगी या मैं किसी को तुम्हें खिलाने के लिए ढूंढूं? इस समय तक महिला सेल्स पर्सन पूरी तरह से डर चुकी थी। उसने शेन मो को देखा। जिस मामूली आदमी का उसने अभी अभी अपमान किया था, वो अब इतनी तेज चमक रहा था कि वो मुश्किल से अपनी आंखें खुली रख पा रही थी। वो रोते हुए ये यू और लियू रुयान की ओर रेंगने लगी। मिस्टर ये, मिस लियू, मेरी मदद कीजिए। मैंने जो कुछ भी किया वो आपका गुस्सा निकालने में मदद करने के लिए था। ये यू का चेहरा अब पीला पड़ चुका था। वो शेन मो के हाथ में ब्लैक कार्ड को घूर रहा था। उसकी आंखों में गहरा सदमा, ईर्ष्या और अविश्वास भरा था। चुप रहो, शर्मनाक औरत। ये यू ने अपने पैर से चिपकी हुई महिला सेल्स पर्सन को दूर धकेल दिया। फिर उसने 2 कदम आगे बढ़ाए, एक ठंडी मुस्कान के साथ शेन मो को घूरने लगा। शेन मो, बुरा नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने गहरे छिपे हुए हो। लेकिन लगभग 200 मिलियन। तुम तो बस एक डिलीवरी बॉय हो। तुम्हें इतना सारा पैसा कहाँ से मिला? लियू रुयान भी अपने सदमे से उबर चुकी थी। उसे भी बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि शेन मो एक अमीर बच्चा था। अगर वो होता तो पिछले 3 साल उसके साथ इंस्टेंट नूडल्स खाना, उसके साथ बेसमेंट में रहना, वो सब क्या था? न केवल वो अंधी थी, बल्कि वो दुनिया की सबसे बड़ी मजाक भी बन गई थी। इस विरोधाभासी विचार ने उसे सहज रूप से बहाने ढूंढने पर मजबूर कर दिया। हाँ, शेन मो, तुम्हें पैसे कहाँ से मिले? क्या तुमने कुछ अवैध किया है, या तुमने किसी बॉस का कार्ड चुराया है? वो एक ब्लैक कार्ड है। साधारण लोग उसे नहीं बनवा सकते। तुम्हारे जैसे अनाथ के पास ऐसी चीज कैसे हो सकती है? ये यू की आंखें चमक उठी, जैसे उसे कोई तार्किक व्याख्या मिल गई हो। सही है, ब्लैक कार्ड जैसी चीज के लिए सिर्फ पैसे की जरूरत नहीं होती, बल्कि एक शक्तिशाली पारिवारिक पृष्ठभूमि और सामाजिक स्थिति की भी। पिछले 3 सालों में शेन मो को मैंने एक कुत्ते की तरह कुचला है। वो रातों रात अपनी जिंदगी कैसे बदल सकता है? तो उसने इसे चुराया या पाया है?
ये यू का आत्मविश्वास लौट आया। उसने शेन मो की ओर इशारा किया और मैनेजर से जोर से कहा, मैनेजर, इस आदमी की पृष्ठभूमि को ठीक से देखो। मैं उसे सबसे अच्छी तरह जानता हूँ। वो बस एक घटिया डिलीवरी राइडर है। ये कार्ड निश्चित रूप से उसका नहीं है। अगर तुम उसे कारें दे देते हो और जब असली कार्ड धारक यहाँ आता है तो तुम्हारी दुकान चोरी का माल रखने वाली जगह बन जाएगी। तब तुम अपने मैनेजर के पद पर बने रहने की उम्मीद मत करना। ये सुनकर मैनेजर के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उसे भी लगा कि यह मामला बहुत अजीब है। कोई डिलीवरी बॉय कैसे अचानक सैकड़ों अरबों की क्रेडिट लिमिट वाला ब्लैक कार्ड निकाल सकता है। उसने झिझकते हुए शेन मो को देखा। मिस्टर शेन, यह शेन मो ने इन मस्खरों का प्रदर्शन देखा। उसके होठों पर एक चंचल मुस्कान उभरी। शेन मो ने अपने हाथ में ब्लैक कार्ड घुमाया। सोने का ड्रैगन पैटर्न उसकी उंगलियों पर नाच रहा था। ये यू, तुम्हारी सोच बस इतनी ही है। ठीक उसी पल मैनेजर के हाथ में वॉकी टॉकी अचानक बज उठा। वित्तीय निदेशक की घबराई हुई आवाज आई, मैनेजर, अभी अभी स्विस बैंक मुख्यालय से एक एनक्रिप्टेड आपातकालीन कॉल आई है। उन्होंने अभी अभी हुए लेन देन की पुष्टि की है और क्या, और उन्होंने ये भी अनुरोध किया है कि पूरे शोरूम का उच्चतम स्तर का सुरक्षा तंत्र सक्रिय किया जाए मिस्टर शेन की कारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। उन्होंने कहा कि मिस्टर शेन दुनिया के शीर्ष 10 सबसे महत्वपूर्ण ग्राहकों में से एक हैं। अगर हमारी दुकान में उन्हें थोड़ी सी भी ठेस पहुंचती है तो वे हमारे समूह के साथ सभी सहयोग समाप्त कर देंगे और कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। दुनिया के शीर्ष 10, ये 4 शब्द मैनेजर के सिर पर भारी हथौड़ों की तरह पड़े। उसके पैर कमजोर पड़ गए और वो लगभग फिर से घुटनों के बल गिरने ही वाला था। अगर पहले सिर्फ शक था तो अब यह उच्चतम वित्तीय संस्थान से एक आधिकारिक प्रमाणीकरण था। सुना तुमने? शेन मो ने पीला पड़ चुके ये यू और लियू रुयान को ठंडी नजर से देखते हुए कहा, क्या तुम अब भी मुझे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस बुलाओगे? ये यू का मुंह खुला रह गया। उसके गले में जैसे कोई गर्म कोयला अटक गया हो, जिससे वो एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। लियू रुयान तो और भी ज्यादा डगमगा रही थी, लगभग गिरने ही वाली थी। उसने ये यू का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसके नाखून मांस में धंस गए। दर्द ने उसे याद दिलाया कि यह एक सपना नहीं था, ये सब सच था। जिस आदमी से उसने घृणा की और उसे छोड़ दिया था, वो वास्तव में एक छिपा हुआ ड्रैगन था। शेन मो ने इस नीच जोड़े पर और ध्यान नहीं दिया। वो सीधे उस लैम्बोर्गिनी वेनेनो की ओर चला गया। कार की लाइनें ब्लेड की तरह तीखी थीं। सिल्वर ग्रे कार्बन फाइबर बॉडी रोशनी के नीचे एक खतरनाक यांत्रिक सुंदरता बिखेर रही थी। ये कार दुनिया भर में लिमिटेड थी और अनगिनत पुरुषों का अंतिम सपना थी। एक बॉडीगार्ड ने सम्मानपूर्वक गर्ल विंग दरवाजा खोला। शेन मो केबिन में दाखिल हुआ। असली चमड़े की सीट का स्पर्श तुरंत उसके शरीर को ढक गया। उसने लाल स्टार्ट बटन दबाया। V12 इंजन की दहाड़ बंद शोरूम में गूंज उठी, जैसे कोई जानवर नींद से जाग रहा हो। एग्जॉस्ट की आवाज सिर्फ शोर नहीं थी, बल्कि भारी शक्ति का विस्फोट थी, जिसने सुनने वालों के दिलों को धड़का दिया। वो 918 और बाकी सब युनडिंग तेयांगोंग हवेली में भेज दो। ये वाली मैं खुद चलाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, जरूर। मिस्टर शेन, सुरक्षित यात्रा करें। मैनेजर ने जल्दी से अपने सभी कर्मचारियों को 90 डिग्री पर झुककर अतिथि को विदा करने का निर्देश दिया। शेन मो ने धीरे से एक्सीलरेटर दबाया। जमीन पर यह हथियारी मशीन धीरे धीरे प्रदर्शनी मंच से हट गई। जब कार का अगला हिस्सा ये यू और लियू रुयान के पास से गुजरा तो शेन मो ने कार रोक दी। खिड़की नीचे हुई, जिससे धूप के चश्मे के नीचे एक ठंडा साइड प्रोफाइल दिखाई दिया। लियू रुयान। ये परिचित आवाज सुनकर लियू रुयान का पूरा शरीर कांप गया। उसने सहज रूप से मुस्कुराने की कोशिश की। वो समझाना चाहती थी, वो उसकी ओर दौड़ना चाहती थी। इस कार की यात्री सीट मूल रूप से तुम्हारी होनी चाहिए थी। शेन मो की आवाज में कोई भावना नहीं थी। यह इतनी ठंडी थी जैसे मौत की सजा सुना रही हो। और तुम, ये यू, वापस जाकर अपने पिता से कहो कंपनी के खातों की ठीक से जांच करें, क्योंकि जल्द ही ऑडिटर पहुंचने वाले हैं। बैंग, इससे पहले कि वे दोनों कुछ समझ पाते, शेन मो ने एक्सीलरेटर को पूरी तरह से दबा दिया। लैम्बोर्गिनी वेनेनो ने एक जोरदार दहाड़ मारी। पहियों ने जमीन पर 2 काली जलने के निशान छोड़ दिए, एक चांदी की बिजली की तरह आगे बढ़ते हुए। कार शोरूम के दरवाजे से बाहर निकली और चिलचिलाती धूप में गायब हो गई। पीछे सिर्फ एग्जॉस्ट का गाढ़ा धुआं और 2 लोग जो वहीं खड़े रह गए थे। हॉल में कब्रिस्तान जैसी खामोशी थी। वो महिला सेल्स पर्सन अभी भी जमीन पर सिसक रही थी। उसके हाथ में एक ऊंची एड़ी की सैंडल थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। ये यू को कुछ बोलने में काफी देर लग गई। उसकी आवाज कांप रही थी। खातों की जांच, इसका क्या मतलब है? वो सिर्फ डरा रहा है। हाँ, वो जरूर सिर्फ दिखावा कर रहा है। लियू रुयान ने खाली दरवाजे की ओर देखा। उसका दिल जैसे निकाल लिया गया हो। उसे अचानक याद आया कि कल रात बारिश में केक लिए हुए शेन मो ने क्या कहा था, तुम्हें पछतावा होगा। और अब उसे सचमुच पछतावा हो रहा था। प्यार को धोखा देने का पछतावा नहीं, बल्कि इस बात का पछतावा कि उसने कुछ और दिन क्यों नहीं सहे। उसने शेन मो की असली पहचान क्यों नहीं देखी। अगर कल ब्रेकअप न हुआ होता तो अब उस लैम्बोर्गिनी की यात्री सीट पर बैठी हुई वो होती। यह वो पद था जिसका अनगिनत महिलाएं सपना देखती हैं। लियू रुयान ने अपने बगल में ये यू को देखा। उसे अचानक लगा कि यह अमीर बच्चा जिसने उसे कभी गर्व महसूस कराया था, उस शेन मो की तुलना में जो अभी अभी स्टील के जानवर पर सवार होकर गया था, एक देहाती जैसा लग रहा था। क्या देख रही हो? ये यू गुस्से से लाल पीला हो गया और उसने लियू रुयान को जोर से धक्का दिया। ये सब तुम्हारी वजह से है, मनहूस औरत। अगर तुम न होती तो मैं उस राक्षस से पंगा क्यों लेता। जाओ, यहाँ से दफा हो जाओ। जियांगजेन शहर की सड़कों पर एक सिल्वर ग्रे लैम्बोर्गिनी वेनेनो मॉडल एक भूत की तरह घने ट्रैफिक के बीच से गुजर रहा था। शेन मो ने एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील पकड़ा हुआ था, जबकि खिड़की के बाहर का नजारा तेजी से पीछे जा रहा था। इंजन की दहाड़ और देखने वालों की हैरान नजरों ने उसके 3 साल से जमे हुए दिल को आखिरकार थोड़ी गर्मी महसूस कराई। यही पैसे की ताकत थी। यह उस व्यक्ति को जो एक पल पहले आपके सामने अगर रहा था, अगले ही पल आपके जूते चाटने के लिए घुटनों पर ला सकता है।
यह उस देवी को, जिसे आप कभी पा नहीं सकते थे, एक ऐसे कचरे में बदल सकता है जिसे आप जब चाहे फेंक सकते हैं। लेकिन शेन मो को बहुत खुशी महसूस नहीं हुई। इसके विपरीत एक गहरे खालीपन की भावना उसके दिल में भर गई। बदला लेने का पहला कदम शुरू हो चुका था। क्या ये संतोषजनक था? हाँ था, लेकिन ये काफी नहीं था। उसने यात्री सीट पर नजर डाली। वो खाली थी। उसने अनगिनत बार कल्पना की थी कि अगर वो अमीर हो गया तो वो एक अच्छी कार खरीदेगा और लियू रुयान को ड्राइव पर ले जाएगा समुद्र तट पर सूर्योदय देखने। अब उसके पास कार थी और यह उसके सपनों की कार से 10,000 गुना बेहतर थी। लेकिन जिस व्यक्ति को वो साथ ले जाना चाहता था वो अब इसके लायक नहीं थी। फैटी। शेन मो को अचानक ये नाम याद आया। उसके सबसे बुरे 3 सालों में लियू रुयान के अलावा वांग डावे ही उसका एकमात्र सच्चा दोस्त था। उसका उपनाम फैटी था। हम एक साथ निर्माण स्थल पर ईंटें ढोते थे। हम एक साथ खाना पहुंचाते थे। फैटी एक अनाथ था। उसका जीवन उससे भी ज्यादा दुखद था, लेकिन वो बहुत वफादार और ईमानदार था। अब जब मैं अमीर हो गया हूँ तो मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? शेन मो की आंखों में अचानक नरमी आ गई। उसने स्टीयरिंग व्हील को जोर से घुमाया। लैम्बोर्गिनी ने चौराहे पर एक सुंदर ड्रिफ्ट किया और शहर के पश्चिम में एक पुरानी ऑटो मरम्मत की दुकान की ओर मुड़ गई, जहां फैटी अब काम करता था। डावी ऑटो रिपेयर शॉप एक गंदे और जीर्ण शीर्ण सड़क के कोने में स्थित थी। इस समय दोपहर थी। सूरज सिर पर चमक रहा था। एक मोटा ताजा लेकिन थोड़ा मोटा युवक एक पुरानी वैन के नीचे लेटा हुआ था। हाथ में रिंच लिए पसीने से तरबतर एक बोल्ट कस रहा था। वो वांग डावे था, उर्फ फैटी। अरे मोटे, थोड़ा जल्दी कर, मुझे सामान पहुंचाना है, समझा? वैन का ड्राइवर एक गंजा आदमी था जिसके शरीर पर टैटू थे। वो सड़क के किनारे सिगरेट पी रहा था। उसने अधीरता से कहा, बस एक तेल बदलने में इतनी देर क्यों लग रही है? यकीन नहीं आता कि मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा। हाँ हाँ भाई, बस हो गया। फैटी कार के नीचे से निकला और अपने चेहरे से पसीना पोंछा। उसने चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा, ब्रदर छियान, आपकी कार के चेसिस में जंग लगने लगी थी तो मैंने आपके लिए मुफ्त में जंग रोधी स्प्रे कर दिया। बकवास बंद कर। किसने कहा था तुम्हें नाक घुसेड़ने को? ब्रदर छियांग नाम के उस गंजे आदमी ने जमीन पर थूका और उसकी ओर बढ़ा। कुल कितना हुआ? तेल और फिल्टर बदलने के लिए कुल 280 रुपए। फैटी ने अपने हाथ रगड़ते हुए दोहराया, 280 रुपए। ब्रदर छियांग की आंखें चौड़ी हो गई, जैसे उसने कुछ अविश्वसनीय सुना हो। क्या तुम मुझे लूट रहे हो? तुम्हें थोड़ी सी छूट दी तो तुम फायदा उठाने लगे? ब्रदर छियांग का चेहरा तुरंत बदल गया और उसने फैटी के पेट में एक लात मारी। फैटी को इसका अंदाजा नहीं था और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ से रिंच खनकनाते हुए जमीन पर गिर गया। मैं तुम्हारी दुकान पर आया, यह इस इलाके के लिए सम्मान की बात है। ब्रदर छियांग को कौन नहीं जानता? क्या तुम हफ्ता वसूलना चाहते हो? ब्रदर छियांग ने गाली देते हुए सड़क के किनारे ताश खेल रहे कुछ गुंडों को इशारा किया। अरे सब लोग, ये कमीना फैटी कह रहा है कि मैंने पैसे नहीं दिए और मुझसे पैसे ऐंठना चाहता है। तुम लोग बताओ क्या करना चाहिए? लगता है इसकी हड्डियां ठीक करनी पड़ेंगी। कुछ गुंडों ने अपने ताश फेंक दिए और एक दुष्ट मुस्कान के साथ उसे घेरने के लिए आगे बढ़े। उनके हाथों में स्टील के पाइप और रिंच थे। साफ था कि वे इस इलाके में उपद्रव करने के आदी थे। फैटी ने अपना पेट पकड़ रखा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। उसने दांत पींचकर खुद को खड़ा किया। भले ही वो सीधा सादा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसका कोई आत्मसम्मान नहीं था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह उसकी दादी की पुण्यतिथि थी। उसे प्रसाद खरीदने के लिए इस पैसे की सख्त जरूरत थी। ब्रदर छियांग, लोगों को थोड़ा वाजिब होना चाहिए। क्या मैं पैसे न लूं तो चलेगा? आप लोग जाइए जाए, बहुत देर हो गई। अभी जो लात मारी उससे मेरे जूते गंदे हो गए। तुम्हें हर्जाना देना होगा। 2,000 रुपए दो और यह मामला खत्म। नहीं तो आज मैं तुम्हारी यह घटिया दुकान तोड़ दूंगा। तुम लोग तो सरासर दादागिरी कर रहे हो। फैटी गुस्से से दहाड़ा, अपनी मुठियां भींच ली। घूरने की हिम्मत कर रहा है? इसे मारो, ब्रदर छियांग ने आदेश दिया। गुंडे आगे बढ़े। स्टील के पाइप बारिश की तरह बरसने लगे। भले ही फैटी ताकतवर था, लेकिन दो हाथ कई लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। जल्द ही उसे पीट पीट कर जमीन पर गिरा दिया गया। वो केवल अपने सिर को बचाने के लिए सिकुड़ सकता था। आसपास के बहुत से लोग देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी मदद करने की हिम्मत नहीं की। इस इलाके में हर कोई जानता था कि ब्रदर छियांग ब्लैक ड्रैगन गैंग का आदमी है। कौन उससे पंगा लेना चाहेगा? जैसे ही फैटी को लगा कि उसकी बाह टूटने वाली है, एक गड़गड़ाहट जैसी गहरी इंजन की आवाज ने सारे शोर को दबा दिया। यह आवाज बहुत खास थी, एक तीखी चीख के साथ जो हवा को चीरती हुई लग रही थी, जैसे किसी हाईटेक हथियार से गोली चली हो, जिससे हमलावरों का समूह रुक गया। सबने सहज रूप से मुड़कर देखा और गली के मुहाने पर देखा। एक सिल्वर ग्रे सुपर कार जिसका आकार भविष्य के लड़ाकू विमान जैसा था, धीरे धीरे एक दमनकारी उपस्थिति के साथ अंदर आ रही थी। उसका निचला शरीर लगभग जमीन से सटा हुआ था। जटिल वायुतिकीय के धूप में ठंडी चमक बिखेर रही थी। टूटी फूटी तिपहिया वाहनों और पुरानी कारों से भरे इस आम इलाके में इस कार का दिखना एक सुअर बाड़े के बीच में उतरे एलियन अंतरिक्ष यान जैसा था, जो एक अवास्तविक प्रभाव से भरा था। भाड़ में जाए, ये कौन सी कार है? एक गुंडे ने हैरानी से कहा। उसके हाथ से स्टील का पाइप लगभग गिर ही गया था। लैम्बोर्गिनी, लगता है इसकी कीमत करोड़ों में है। ब्रदर छियांग भी स्तब्ध खड़ा था। भले ही वो एक गुंडा था, लेकिन वो केवल इस छोटे से इलाके का राजा था। इस स्तर की एक लग्जरी कार वो उसके लोगों को भी छूने की हिम्मत नहीं कर सकता था। कार मरम्मत की दुकान से 5 मीटर की दूरी पर रुक गई। गल विंग दरवाजा धीरे धीरे ऊपर उठा। चमचमाते चमड़े के जूते में एक पैर तेल से सने जमीन पर उतरा। फिर शेन मो कार से बाहर निकला। उसने अपना धूप का चश्मा उतारा। उसकी नजर उन गुंडों पर पड़ी, फिर पैरों के निशान से सने फैटी पर आकर रुक गई। उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। उसकी आंखें तुरंत बेहद ठंडी हो गई। शेन मो, फैटी ने अपनी सूजी हुई आंखें खोलने की कोशिश की। उसने अपनी उंगलियों के बीच से उस परछाई को देखा और वो दंग रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था।
यह आदमी जो एक महंगा सूट पहने हुए था और चला रहा था एक करोड़ों की सुपर कार, क्या सच में वही उसका अच्छा भाई था जिसके साथ वो इंस्टेंट नूडल्स खाता था?